जय हिंद अमरे सेठ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे मेरे दोस्तों जैक बोर्ड के द्वारा जो टर्म 2 का मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आज इस टर्म 2 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे क्लास 11 का, किसका देखेंगे? क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो भूगोल का जो सेट संख्या 3 है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 का जो वीडियो है हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका सेट 3 है। तो मॉडल पेपर जो आपका सेट 3 है इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन पे क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, डिस्कशन करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आपके कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, या मैं बोलूंगा कि कुछ सामान्य निर्देश जो है जो दिए गए हैं। तो ये सामान्य निर्देश क्या है पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं। तो देख सकते हो सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में क्या करे, उत्तर दे। तो ये बात की पुष्टि सही ढंग से हो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा कि जितने भी आप आंसर देखोगे माय डियर फ्रेंड, सारे के सारे हम लोगों ने अपने हाथ से लिखकर, ऐसा नहीं कि नेट से मिल गया हम लोग उसको क्या किए, डाउनलोड करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जितने भी आंसर दिए हैं अपने ही लैंग्वेज से देने का क्या किया, कोशिश की है माय डियर फ्रेंड। तो आपको इससे क्या फायदा होगा कि आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरह का कंटेंट जो है हम लोग दे रहे हैं। सबसे पहला चीज आगे देख सकते हो क्या है कि आपके कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 19 है। अगला क्या देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको एक वाक्य में देने हैं। तो आपका जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक का जब प्रश्न है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक 7 प्रश्न हुए, तो इन 7 प्रश्नों में से केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोग 7 के 7 प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोगों ने दिया है। कारण क्या है कि अगर मॉडल पेपर से सेम क्वेश्चन आ जाता है और जो भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं और किसी कारण से वही क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है। तो आगे का निर्देश आप पढ़ लो, मैं चलूंगा केवल क्वेश्चन और आंसर पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के इन वीडियो को देख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल के आइकन प्रेस करके जो ऑल का नोटिफिकेशन आता है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि उससे क्या फायदा होगा कि जितना भी वीडियो आपके स्टडी के रिलेटेड डाला जाएगा उन सारे के सारे नोटिफिकेशन को आपको क्या होगा, सबसे पहले मिल जाएगा और आप सबसे पहले क्या कर पाओगे, सीख पाओगे माय डियर फ्रेंड। तो अभी मैं बता दूं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है या कितना है, ये आपका यह प्रश्न है। तो अगर मैं बात करूं महासागरीय जल की औसत लवणता का तो 35% है। कितना है? 35% जो है ये आपकी क्या है मेरे दोस्तों, तो महासागरीय जल की औसत लवणता है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जल है, तो 71% भाग पे क्या है मेरे दोस्तों, जल है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 71% या 71% भाग। अगला देख सकते हो क्या है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है माय डियर फ्रेंड। चलिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दे कि ये जो 8वां नंबर का जो केंद्र शासित प्रदेश है जो नया वाला, वो कहां पे है और उसका क्या नाम है, क्या कहां पे, तो भाई इंडिया में क्या नाम है, आप क्या करें कमेंट बॉक्स में बता दें माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखे। तो आप वहां पे 2 पूछा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 3 दर्रों के नाम बता रहा हूं। पहला क्या है कि थाल घाट का दर्रा, दूसरा क्या है भोर घाट का दर्रा और तीसरा क्या है पाल घाट का दर्रा। तो ये जो थाल घाट का दर्रा है मेरे दोस्तों, ये नासिक और मुंबई के बीच में, कहां का, यानी कि मान लो कि आप अगर ऐसे करके नासिक से मुंबई जा रहे हो, मैं क्या बोलना चाहता हूं सुनिएगा कि आप नासिक से ऐसे मुंबई जा रहे हो तो कहीं पे बीच में एक पहाड़ है, क्या है, एक थाल घाट का मतलब कोई भी एक पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच में क्या है कि पहाड़ बीच में कट गई और कटने के बीच में क्या आपको रास्ता मिल गया। तो जो थाल घाट है वो नासिक और मुंबई को जोड़ती है, भोर घाट जो है या बंबई और पुणे को जोड़ती है, और जो पाल घाट है यह कोची और चेन्नई मार्गों को क्या करती है मेरे दोस्तों, जोड़ती है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा कि निर्धारित मार्ग से होने वाले जलीय प्रवाह को
क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र कहते हैं, तथा जल प्रवाह के जाल को क्या बोलेंगे, अपवाह कहेंगे। तो देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है कि निर्धारित मार्ग से होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, तंत्र नहीं, क्या अपवाह कहते हैं। लेकिन तथा जलीय जो आपका ये जो पूरे की पूरी जो अपवाह का जो जाल हुआ, इस जाल को क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र बोलेंगे माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। तो माय डियर फ्रेंड बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितने, 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीप समूहों को भी मिला दिया जाए तो ये कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 7516.6 किलोमीटर क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है आपका कि मौसम और जलवायु में अंतर आपको पूछा है कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। लेकिन उससे पहले बता दूं, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके जो भी क्लासेस के वीडियो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैक बोर्ड के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे हम लोग आंसर पे, तो देख सकते हो यहाँ पे हमने मौसम लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने जलवायु के बारे में लिखा है। तो बात करेंगे मौसम के बारे में, तो देख सकते हो सबसे पहले क्या है कि मौसम एक छोटी क्षेत्र जलवायु मंडलीय, क्या है कि मौसम एक छोटी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि छोटे क्षेत्र में जो वायुमंडल की घटनाएं हैं वो आपकी मौसम कहलाती है, लेकिन किसी बड़े क्षेत्र में जैसे भारत हो गया, तो भारत में बहुत तरह के मौसम है और सभी मौसमों को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जलवायु बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है कि मौसम जो है, मौसम आपातकालीन वायुमंडलीय दशा होता है, क्या होता है, आपातकालीन वायुमंडलीय दशा होता है, सॉरी अल्पकालीन, यानी कि कम समय के लिए। क्या लिखा है मैंने कि मौसम जो होता है वो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, यानी कि कुछ समय के लिए क्या मिलेगा, आपको मौसम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा जलवायु का, तो जलवायु जो होता है वो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है, यानी कि लंबे समय तक होता है माय डियर फ्रेंड। अब बात करेंगे आगे, देख सकते हो अगला मैंने क्या लिखा है कि मौसम दिन में कई बार बदल सकता है, लेकिन जलवायु का बात करेंगे तो ये दिन में नहीं बल्कि लंबे अंतराल में क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 9वां नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है, यह भारत में कहां पाई जाती है, यह आपका प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो आपकी क्या है कि प्रकृति से यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होता है एक प्रकार का उपजाऊ मिट्टी होता है, खास करके बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। उत्तरी भारत जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऊपरी भारत में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिएगा वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, क्या क्या, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाया जाता है। तो ये तो आपको याद करना है, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज आपको हमेशा याद रखना है जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि नदियों के द्वारा लाए गए जो भी गाद होते हैं, डेट मीन्स जो भी कूड़ा हो गया, जो भी नदी बालू हो गया, ईंटा पत्थर हो गया, तो जो नदियों के द्वारा जिस मिट्टी का निक्षेप होता है उस मिट्टी को या उस मृदा को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मैंने क्या बोला कि नदियों के द्वारा जिस मृदा का निक्षेप होता है उस मृदा को क्या बोलते हैं हम लोग, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा जलोढ़ मृदा जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बांगर और दूसरा क्या हो गया, खादर। याद रखिएगा बांगर जो होता है वो पुराने क्या होता है, बांगर जो होता है वो पुराने जलोढ़ मृदा होता है, यानी कि ऐसा मृदा जो कभी आके जमा हुआ था वो क्या हो गया, बांगर। और जो नया जलोढ़ मृदा होगा जो अभी अभी आया है उसको क्या बोलेंगे, खादर। तो उपजाऊ का हिसाब से खादर जो होता है ज्यादा उपजाऊ होता है, बांगर क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। आपको इतना याद रखना है माय डियर फ्रेंड। बात करें 10वें नंबर प्रश्न पे, देख सकते हो हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखने के लिए कहा गया है। तो अगर मैं बात करूं हिमालय से निकलने वाली नदियों का, तो सबसे पहला क्या है कि सदा नीरा और युवा अवस्था वाला क्या होता है, नदी होती है। यानी कि ये जो नदियां होती है माय डियर फ्रेंड, ये सदा नीरा होती है, सालों साल बहेगी। ऐसा नहीं कि बरसात में बहा और गर्मी आते आते सूख गया, ऐसा नहीं, सालों साल बहने के लिए देखेगा।
अगर देख सकते हो मार्ग परिवर्तन के लिए क्या होती है, कुख्यात होती है। ये क्या करती है, हमेशा मार्ग परिवर्तन करती है, क्योंकि देखो नॉर्मली ऐसे तो ये 12 महीना बह रही है, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तो बहाव तो है और पानी ऊपर से आ गया तो ये क्या करती है, अपनी दिशा को परिवर्तन कर लेती है, तो मार्ग बदलने में क्या होती है। साथ में इसकी जो लंबाई है वो बहुत अधिक है। तो ये 3 मेजर गुण आपको याद रखना है। पहला कि सदा निरा है, यह मार्ग बदलने में कुख्यात है, और लंबाई क्या होती है, इसकी अधिक होती है। बात करें आगे तो देख सकते हो आपका अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। क्या होता है, मित्र पर गमछा, क्या होता है, मित्र पर गमछा झार। क्या होगा, गमछा झार, याद रखिएगा क्या होगा, गमछा झार। आपको ये हमेशा याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। देखिए मी से क्या हो गया, मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, है ना, पो से पश्चिम बंगाल, गौ से आपका हो गया, क्या हो गया, गुजरात, है ना, छ से क्या हो गया, छत्तीसगढ़, और झ से क्या हो गया, झारखंड। कुछ अगर छूट गया तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो देखिएगा कि टोटल 8 राज्य जो है, मौसम मिजोरम छूट गया था, तो टोटल 8 राज्य जो है आपके क्या करते हैं कि भारत के कर्क रेखा मतलब 8 राज्य जो है गुजरते हैं। तो ऐसे आपको याद क्या रखना है कि मित्र पर गमछा झार, जो कि मैंने आपको बोला। तो ऐसे आप याद क्या रखोगे, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद क्या आ जाता है, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि मैंने अभी आपको क्या बताया, मित्र। तो देखिए मौ से क्या हो गया, मिजोरम, और त्रो से त्रिपुरा, 2 हो गया, मित्र हो गया। उसके बाद बात करेंगे मित्र, देखिएगा मित्र पर क्या हो गया, पर, पो से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, पो से पश्चिम बंगाल। फिर क्या होगा, मित्र पर गमछा, तो ग म छ में आकार छा होता है, ठीक है, ग म छ में आकार छा। तो गौ से क्या हो गया आपका गुजरात, मौ से आपका हो गया मध्य प्रदेश, और छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। तो मित्र पर गमछा, और फिर क्या हो गया, झार, तो झ में आकार झार होता है, तो झ से क्या हो गया, झारखंड, और रौ से क्या हो गया आपका राजस्थान। तो क्या हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे के सारे जो राज्य है क्या है, कर्क रेखा से गुजरते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मृदा संरक्षण के 3 उपाय आपको बताने हैं। मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताने हैं। भाई मृदा का संरक्षण यानी कि देखिएगा, मृदा का संरक्षण कब होता है, जब मृदा का निम्नीकरण होता है। दैट मीन्स जितना उपजाऊ आपकी मिट्टी है, उस उपजाऊ मिट्टी का कम उपजाऊपन का हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका मृदा का निम्नीकरण कहलाता है। तो जब मृदा का निम्नीकरण होगा तभी ना उसका संरक्षण होगा। तो बात करेंगे मृदा के संरक्षण का, तो सबसे पहला क्या है कि वायु वेग का प्रभाव मिट्टी पर कम होता है, कम होना चाहिए। पहला क्या कि वायु वेग का जो प्रभाव का कम, मान लीजिए क्या कि आपकी यहाँ पे एक मिट्टी ऊपरी परत जो होती है, पृथ्वी की जो परपट्टी होती है, वहीं पे आपकी मिट्टी होती है। अब क्या हो गया कि इसमें मान लो कि घास नहीं लगा हुआ है किसी कारण से, और हवा जो जैसे सन 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 तेज रफ्तार से चल रही है, तो वो क्या करेगी, यहाँ की मिट्टी को उड़ा के क्या करेगी, कहीं और लेके जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, मिट्टी का ऊपरी जो परपट्टी का जो ऊपरी भाग वही उपजाऊ होता है ना। तो अगर ये भाग अगर उपजाऊ है और वही भाग उड़ा के ले गया तो उपजाऊपन तो गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि वायु के वेग का प्रभाव जो है कम करना होता है सबसे पहला। दूसरा देख सकते हो क्या है कि मृदा को सरलतम बनाकर पानी के वेग को कम करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि मान लो ऊपर का मिट्टी है, अब क्या होता है कि आप बहुत बड़ा जो पानी है उसको छोड़ दिए, भार जो ज्यादा वेग से जो है पानी आ रही है, तो क्या करेगी, ऊपर की मिट्टी को खलखला के बहा के लेके चल जाएगी अपने साथ। तो कहीं ना कहीं ऊपर का मिट्टी गायब, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका मृदा का निम्नीकरण ही होगा ना। तो उससे भी आपको बचाना है। और तीसरा क्या होगा, ढलान के प्रतिकूल जुताई करनी चाहिए। आप मान लो कैसे ढलान है, अब आपने क्या किया, इस तरह का जुताई आपने कर दिया, तो यहां अगर पानी गिरेगा तो मिट्टी को साथ में ना बहा के लेके जाएगा। तो ये 3 काम आपको करने हैं। पहले तो वायु के वेग को कम करना है, दूसरा जो समतल जमीन है वहां पे पानी का वेग को कम करना, ढलान वाला अगर भूमि है तो जुताई जो है वो ढलान के प्रतिकूल नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि ढलान के विपरीत क्या करना है आपको करना है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले, तो महासागरीय नितल के उच्चावच का क्या करना है, वर्णन करना है कि महासागर का जो नितल है, जो तल होता है, उसमें किस तरह के उच्चावच है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। तो बात करेंगे वर्णन, तो आप देख लो, मैं बोलूंगा क्या क्या होता है, पहले आप वो जान लो। तो देखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, महाद्वीप, क्या होता है, महाद्वीपीय मगन तट। सबसे पहले क्या होता है, महाद्वीपीय मगन तट। दूसरा क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल। तीसरा क्या होता है, महासागरीय मैदान। चौथा क्या होता है, महासागरीय गर्त। और पांचवा क्या होता है आपका अंत समुद्री पहाड़। तो ये 5 चीजें पाई जाती हैं, आपको याद रखने हैं। मैं इसके बारे में क्लास डिस्कशन से ले लूंगा, जिसमें इनके बारे में मैं आपको विस्तार से मैं क्या करूंगा, समझा दूंगा। तो आप वो क्या करना, देख लेना। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, लाल मृदा के विशेषताओं का वर्णन करना है सबसे पहली बात।
तो बात करेंगे आंसर पे, देख सकते हो लाल मृदा, देख सकते हो लाल मृदा लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। जो लाल मृदा होती है वो बेसिकली केवल लाल नहीं होता है, क्या होता है, लाल होता है, पीला होता है, जिसको हम लोग भूरा बोलते हैं, चॉकलेटी कलर का यानी होता है। देख सकते हैं क्या शुष्क तौर पर जलवायु में प्राचीन, देख सकते हो क्या है आपका, प्राचीन रवेदार और परिवर्तन चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये जो आपकी मिट्टी है लाल मिट्टी, ये विशेषकर शुष्क, जो शुष्क महीना आपका होता है, जो गर्मी का महीना होता है, उस महीने में जितने भी प्राचीन रवेदार जो आपके चट्टान होते हैं उनके टूटने से क्या होता है, ये मिट्टी का जो होता है निर्माण होता है। देख सकते हो आगे क्या कि संपर्क में आने से, देख सकते हो क्या है कि देख सकते हो यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में लोहे, एल्युमिनियम और चूना की अधिकता होती है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत क्या होती है, रंध्र युक्त होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा छिद्र होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि यह पानी को धारण करने की क्षमता इसमें ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में क्या करता है, पानी को धारण करके रखता है। माय डियर फ्रेंड, बात करें अगले प्रश्न में, देख सकते हो क्या है, हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के कोई क्या है कि कोई आपके क्या करना माना जो अंतर है आपको स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो बात करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे आपका, तो एक तरफ मैंने लिख दिया हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरी तरफ क्या लिखा, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो समझेगा कि जो भी हिमालय अपवाह तंत्र होते हैं वो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, और जो भी प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, अपवाह तंत्र की जो नदियां होती हैं वो क्या होती है, अनुवर्ती नदियां होती है, याद रखिएगा। और हिमालय का जो अपवाह तंत्र होता है माय डियर फ्रेंड, ये सदा निरा होता है, क्या होता है, सदा निरा होता है, युवावस्था में होता है। जबकि अगर बात किया जाए किसका, प्रायद्वीपियों का, तो ये क्या होते हैं कि ये ऋतुनिष्ठ होता है। क्या होता है, ऋतुनिष्ठ, क्या होता है, प्रौढ़ावस्था यानी कि बूढ़ावस्था का होता है। इसमें जब पानी आएगा, जब बूढ़े लोगों को खाना दोगे तो वो जिंदा रहेंगे, नहीं दोगे तो मर जाओगे, इस तरह की स्थिति जो है इनको देखने के लिए मिलता है। आगे देख सकते हो क्या है कि मार्ग बदलने के लिए क्या होती है, कुख्यात होती है। जो भी हिमालय मैं बोलूंगा कि जो भी हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां होती हैं वो एक्चुअली क्या होता है, मार्ग बदलने में होता है। इसकी मार्ग क्या निश्चित होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, अधिक, इसकी लंबाई क्या होती है, कम। आगे देख सकते हो इसमें जो द्रोणी बनता है वो क्या बनता है, विशाल, उनकी जो द्रोणी होती है वो छोटी और छिछली बनती है, याद रखिएगा चीज को आप। बात करेंगे अगले प्रश्न में, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि प्रश्न आपका है कि हिमालय क्या भारतीय जलवायु के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि भारत में उपोष्ण कटिबंधीय क्या है, मानसूनी जलवायु होती है, और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु है इसको ये क्या करता है, इसके दो मुख्य विशेषताएं हैं। क्यों दो मुख्य विशेषताएं हैं कि देखिएगा, सबसे पहले कि जो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक तो होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और दूसरी क्या होती है, मानसूनी जलवायु। यानी कि हमारे पास उष्ण कटिबंधीय और साथ में क्या मानसूनी जलवायु है, यानी कि हमारे पास दो जलवायु है, एक तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु और दूसरा क्या है, मानसूनी जलवायु। तो अब दोनों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु का। तो गौर कीजिएगा, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लंबवत एवं सबसे अधिक पड़ता है। और याद रखिएगा ये जो होता है ये कब होगा, जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर रेखा हम लोग बोलते हैं, आपको सबको पता होगा। अब ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यह भाग साल भर सबसे अधिक गर्म होता है तथा इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्या रहता है, मौसम रहता है। कारण कि इस क्षेत्र में साल भर, यानी कि अगर देखा जाए इस तरह का, अगर आपकी पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी को अगर दो भाग में बांटे, एक्चुअली क्या होता है कि 23.5 डिग्री ये वाला क्या है, कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में होगा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या होगा, कर्क रेखा। तो ये जो दोनों के बीच में जो भी देश आएंगे इनमें क्या होगा कि सूर्य की जो रोशनी होती है लंबवत पड़ती है, लंबे समय तक रहती है, और सबसे ज्यादा जो रोशनी है इसी यहाँ पे पड़ती है, सबसे लंबा। तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। कारण समझ में आ गया। आगे देख सकते हो क्या है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, अतः कर्क रेखा से दक्षिण में पड़ने वाला भारत का जो क्षेत्र होगा, जो दक्षिण में पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसा भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध का होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देख सकता है, परंतु भारतीय महाद्वीप में यह नियम पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। और यह लागू क्यों नहीं होता इसके बारे में बात करेंगे, देख सकते हो।
तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती। इसके दो कारण है। क्या कारण है पहले समझिएगा कि पहला क्या हो गया कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत जो साइबेरिया से आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता। तो जब भारत में वो हवाएं प्रवेश नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं, अब देखो मान लो कि एक रूम है, रूम के बगल में पंखा चल रहा है और आप इस वाले रूम में हो तो ये रूम ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवाएं सोख ली जाती हैं। तो जब यहाँ पे यह पहाड़ है और इधर की हवा इधर नहीं आ पा रही है, इसके कारण क्या होता है कि हमारा क्षेत्र जो है उस समय गर्मी महसूस करने लगता है। अब ये तो पहला। दूसरा देख सकते हो, हिमालय पर्वत हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोककर वर्षा करवाता है, जिस कारण कर्क रेखा के उत्तरी स्थित दिल्ली तक क्या होता है, वर्षा होता है। अभी हमारा जो हिंद महासागर है, अब यहाँ क्या हो गया कि जब भी हिंद महासागर से जो भी पवनें उठने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हिमालय में आकर टकराया, तो टकराने के बाद क्या होता है, हिंद महासागर में टकराया तो टकराने के बाद यहाँ पे तो हिमालय है, तो ये क्या कराते हैं, ये धीरे वर्षा करा देती है, ना कि उधर जो है पार होती है या इधर जो है उसको मुड़ने नहीं देती। तो ये दो कारण है। तो उसने कटिबंधीय। अब बात कर लेते थोड़ा हम लोग मानसूनी जलवायु का कारण। तो मानसूनी एक अरबी शब्द है तथा इसका अर्थ मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन होता है। तो भाई हवाओं के हिसाब से तो भारत में जो मानसून जो होता है उन दो प्रकार की मानसूनी हवाएं होती हैं। एक जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं होती हैं और दूसरा जो होता है वो दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं होती हैं। अब थोड़ा बात कर लेते तो उत्तरी पूर्वी के बारे में। तो जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से बहकर भारत में प्रवेश करती है उन्हें उत्तर पूर्वी हवाएं कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। और उत्तर पूर्व में केवल मानसून में क्या देख सकते हो क्या है कि उत्तर पूर्वी में मानसून में केवल शीत ऋतु में क्या होता है, यह प्रभावित होता है। आगे देख सकते हो क्या है, मुख्य रूप से यह मानसून स्थल खंड से ऊपर से प्रभावित होकर भारत में प्रवेश करता है, जिस कारण यह भारत में वर्षा कराने में क्या होता है, सक्षम नहीं होता। इसलिए शीत ऋतु में क्या मिलेगा, आपको ज्यादा वर्षा नहीं देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हो। परंतु बंगाल की खाड़ी से ऊपर में प्रवाहित होने वाला यह मानसून प्राय मात्रा में नमी ग्रहण कर लेता है, क्योंकि बंगाल खाड़ी के ऊपर से उड़ा। और इसी कारण से आप देखोगे कि तमिलनाडु का जो तट है वहां पे आपको क्या मिलेगा, वर्षा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि शुष्क में हम लोग पे क्या पड़े, वर्षा नहीं होता, लेकिन जैसे हिंद महासागर से हवाएं उठती हैं तो आपको यहाँ पे बारिश जो है देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है, इसी कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल पर क्या होता है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी मानसूनी पे बात कर ले, उसी की एक विशेषता देख सकते हो क्या है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिमी दिशा में प्रवेश करती है। किधर दक्षिण पश्चिम करती है, देख सकते हो। भारत में होने वाली कुल वर्षा से 90% इसी मानसून के कारण होता है। 90% जो वर्षा होगा हमारा किसके होता है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से होता है माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो पूरा का पूरा निष्कर्ष क्या निकला, इस पे बात करते हैं। देख सकते हो, अतः क्या बोलेंगे, अतः यह सिद्ध होता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंध इसलिए क्योंकि यह कर्क रेखा के उत्तर में हिमालय पर्वत तक उष्णकटिबंध धाराएं रहती है। मानसूनी जलवायु इसलिए क्योंकि भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशा में भी स्पष्ट परिवर्तन देखा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून जो है देखने के लिए मिलता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको एग्जाम के लिए बस इतना ही याद रखना है, ये जो निष्कर्ष वाला पॉइंट है केवल आपको इतना ही याद रखना है। और विशेष अगर आपको याद रखना है तो ऊपर तक क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। बात करें 17वें प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, काली मिट्टी किसे कहते हैं और इसके निर्माण एवं विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। देखोगे कि ज्वालामुखी उद्गार, उसके बाद क्या है, लोहमय निश और शिष्ट चट्टानों से निर्मित मिट्टी जिसका रंग काला होता है, क्या बोलेंगे, इसको काली मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काली मिट्टी। तो इसका निर्माण के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि इसका निर्माण कैसा होता है, ज्वालामुखी उद्गार से, लोहमय निश से, और जो भी शिष्ट चट्टानें होती हैं लोहे की तरह का उनसे ही क्या होता है, इनका निर्माण होता है। बात करें विशेषता पे, तो सबसे पहले देख सकते हो इसकी विशेषता क्या है कि कपास के लिए मिट्टी क्या होती है, उपयुक्त होती है। कपास की खेती केवल काली मिट्टी में होगी, एक विशेषता है। इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता जो है अधिक होती है, क्योंकि क्या होता है, क्ले मिट्टी है भाई। आप देखो कि इसमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा में छेद नहीं होता है तो हो जाता है, धारण करने की क्षमता अधिक होती है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, क्योंकि देखोगे अगर काली मिट्टी जिसमें जो एकदम बहुत इनके कणों के बीच में अंतर जो है काफी कम देखने के लिए मिलेगा, तो क्या होता है, दरार पड़ जाएगा। गीले होने पर यह फूल जाता है तथा सूखने पर सिकुड़ जाता है यह मिट्टी। आगे देख सकते हो क्या, इसमें मृदा के कण क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि कणों के बीच में जो दूरी है वो कम होता है।
बात करेंगे, देख सकते हो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना ये आपका अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 19 प्रश्न है तो 19 नंबर का मैप वर्क है, जो कि मैं एक वीडियो में वो सारा का सारा मैं आंसर जो है करवा दूंगा। तो बात करेंगे इसके बारे में, तो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने का निम्न कारण है। पहला कारण क्या है देख सकते हो, तो महासागरों की ऊपरी सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं क्या देख सकते हो क्या है, अवक्षेपण पर निर्भर करता है। तो जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा नमक की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ेगी, अगर वाष्पीकरण कम होगा तो नमक का मात्रा कम लगेगा भाई। अब एक गिलास पानी है, इस पानी में मैंने 1 चम्मच नमक मिला दिया, अब मैं क्या करूंगा, इस पानी को किसी तरह से मैं निकालूंगा तो नमक तो नीचे ज्यादा लगेगा ना माय डियर फ्रेंड, उसी तरह की बात हो जाती है। बात करेंगे, देख सकते हो दूसरा कारण क्या है कि तटीय क्षेत्रों में ऊपरी सतह के जल का देख सकते हो क्या खारापन नदियों के द्वारा लाए गए साफ जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के बर्फ के जमने एवं उनके पिघलने की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक क्या होती है, प्रभावित होती है। आगे देख सकते हो क्या है, वायु भी खारेपन को प्रभावित करती है। आगे देख सकते हो क्या है, महासागरीय धाराएं भी लवणता में होने वाले भिन्नता से सहायता प्रदान करती हैं। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व पर परस्पर क्या होता है, संबंध होता है, यानी कि जितना आपका घनत्व होगा उस हिसाब से क्या होगा, लवणता जो है आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारा का सारा आंसर मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है कि आप मेरा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और आपको यह भी पता होगा कि कितना समय लगता है, क्योंकि आपने देखा कि सारे के सारे जो भी आंसर आपको देखने के लिए मिले सारे हाथ के लिखे हुए आंसर थे, यानी कि हाथ से बाकायदा पूरा का पूरा हम लोगों ने मेहनत करा। तो कहीं ना कहीं उस मेहनत के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन क्या करना है, प्रेस करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट है सारा का सारा आपको क्या मिलेगा, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा वीडियो, साथ में चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन जरूर प्रेस करना है और ऑल के बटन पे क्या करना है, प्रेस करना है, और साथ में अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।